यो व्हाट्सअप गाइस, मैं शाहिद और जाम आज बहुत ही अच्छा एक मांगा जो है एक्सप्लेन करने वाला है, जो कि एक ह्यूमंस और ट्विंस वर्ल्ड जो कि होता है एक मुरीम वर्ल्ड और एक होता है अपोकलिप्स वर्ल्ड। वैसे तो नॉर्मली एक मांगा कैरेक्टर जो कि हीरो वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाता है, वहीं पर ही वो सब कुछ बिल्डअप करता है और वहीं पर ही वो रहता है। लेकिन हमारा इस वीडियो के अंदर जो हीरो होने वाला है वो ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर भी जा सकता है और उसके साथ-साथ मुरीम वर्ल्ड के अंदर भी। ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? और ऐसे भी हम लोगों को माँगा वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो यार। एक लाइक ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं माँगूँगा और चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोगों का वीडियोस। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जिस सिटी के अंदर बहुत सारे लोग एक मार्केट के अंदर से घूम रहे थे। एक आदमी कहता है, "क्या तुम्हें पता है, एक डेमोनिक कल्टीवेटर जो ह्यूमन्स को पकड़ रहा है और उसका मांस और खून से कल्टीवेशन कर रहा है।" ये बात दूसरा लड़का जब सुनता है तब कहता है, "सच में यार, हम लोग क्या सच में उन लोगों का एक कल्टीवेशन रिसोर्सेस है, इसीलिए क्या वो सभी हम लोगों को हंट आउट करते हैं? तुमको क्या लगता है जो ऑफिसर्स है वो क्या उसको पकड़ सकते हैं?" ये बात एक आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा गौर से सुन रहा था और ये और कोई नहीं हम लोगों का एक मेन कैरेक्टर है चूसांग। वो मनी मन कहता है, मुझे इस सिटी से बहुत ही जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सभी मुझे ढूंढ रहा है। लेकिन मैं एक रिग्रेसर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा छुप-छुप के जी रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। क्योंकि मैं इस वर्ल्ड के अंदर जब आया था, उस टाइम को मेरा जो कल्टीवेशन टैलेंट था, वो एकदम मीडियोकर था। इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, उसके बाद सेक्ट के अंदर एक इनर डिसेबल बनने के लिए अप्लाई किया था। जब मेरे को कोई इनर सेक्ट मास्टर अपना डिसेबल बनाने वाला था, उसी टाइम को बहुत सारे कल्टीवेटर आके हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया था। क्योंकि हम लोगों का जो सेक्ट मास्टर है, वो कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन के अंदर गलतियाँ होने के लिए उसके मुँह से खून निकल आता है और वो बीमार पड़ जाता है। इसीलिए उन सभी को अच्छा मौका मिला है हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। इसीलिए वो सभी आते हैं और बहुत सारे एल्डर और डिसेबल को मार देता है। लेकिन इसके अंदर से भी बहुत सारे डिसेबल जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जितने भी डिसेबल भागने में कामयाब हो गए थे, उन सभी के ऊपर बाउंटी लगा दिया गया था। जबकि जो कोई भी उन सभी कल्टीवेटर्स को डिसाइपल को पकड़ेगा और उसको हंट आउट करेगा, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसीलिए उन सभी को हंट किया जा रहा था रिवॉर्ड के लिए। और मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, इसीलिए मुझे इस जगह पे ज़्यादा दिनों के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ही चीज़ का है, मैं अगर ह्यूमन्स को हंट आउट नहीं करूँगा, तो मेरा अंदर का जो वर्म्स है, वो मुझे बैक क्लासेस देगा और मेरी हाथ की नसें और मुँह की नसें हमेशा ही निकल आता है क्योंकि मैं अभी भी बैक क्लासेस का शिकार हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ मैंने एक जूनियर ब्रदर के साथ कॉन्टैक्ट किया है। वो मुझे अभी के लिए सामान ला के देगा और मैं उसके पास से सामान लेके इस जगह से जल्दी-जल्दी हो सके तो निकल जाऊँगा। इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी करके उसके साथ मिलना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज हो के हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारा लोगो जो है वो बैठा हुआ था। हीरो उन सभी को देखते हुए एक जगह पे छुप जाता है और सबसे पहले एनालाइज़ कर लेता है कि उसका जूनियर ब्रदर कहाँ पे बैठा हुआ था। धीरे-धीरे करके उसके जूनियर ब्रदर के पास जाता है और टोपी उतारते हुए उसके पास बैठने की कोशिश करता है। उसका जूनियर ब्रदर देखते हुए कहता है, "सीनियर ब्रदर क्या तुम आ चुके हो? और तुम्हारा मुँह का हालत ऐसा क्यों है?" हीरो जूनियर ब्रदर की सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, "मैंने जो चीज़ तुमसे मँगवाया था, क्या तुम वो चीज़ लेके आए हो?" जूनियर ब्रदर हाँ में जवाब देता है और कहता है, "क्या तुम अभी भी हमारे सेक्ट का फॉरबिडन आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो?" हीरो गुस्से की नज़र से उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, "तुम्हें क्या लगता है जब हम लोगों के ऊपर अटैक किया गया है, तब वो सब कुछ देखेगा? नहीं, वैसे भी हम लोगों को मार ही दिया जाएगा एक ना एक दिन। हम अगर फॉरबिडन आर्ट यूज़ करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।" जूनियर ब्रदर हँसते हुए कहता है, "अरे सीनियर ब्रदर, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। वैसे भी आपने जो कुछ मँगवाया था, वो इस बैग के अंदर है, तो आप इसे ले लो। और ये सभी कुछ मेरे को लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, तो वादा याद है ना?" तो हीरो भी एक पाउच आगे करते हुए कहता है, "जैसा वादा किया था 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन इसके अंदर है, तो ये लो।" जब वो पाउच आगे कर देता है तभी कुछ सेंस करता है क्योंकि पीछे से कुछ आदमी लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि जो कि वो दोनों डिमोनिक
कल्ट के हैं तो ये बात उन लोगों को सेंस हो जाता है, इसलिए कहता है कि हम लोगों ने आज बहुत ही बड़ी मछली जो है वो हाथ में लगा लिया है। इसे अगर हंट करूंगा तो इसका रिसोर्सेज भी हम लोगों का हो जाएगा और एक्स्ट्रा से हम लोगों को रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसीलिए हीरो इन सभी को बातों को सुनते हुए कहता है हम लोगों को इधर से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो जूनियर ब्रदर को कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ब्लैक पिल है, तुम उसे मुझे दे सकते हो क्या?" जूनियर ब्रदर कहता है, हाँ मेरे पास तो है, लेकिन आपको किस लिए चाहिए? वो फिर तो फाउंडेशन बिल्डअप के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि तुम तो अभी उसके अंदर नहीं हो ना, तो क्या किस लिए चाहिए तुम्हें? तो लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुमको वो पिल फ्री में दूंगा और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन भी दूंगा। क्या तुम अंकल लू और बाकी लोगों के साथ मिले हो? हीरो गुस्से में कहता है, तुम बातें मत घुमाओ, तुम्हारे पास अगर है तो मुझे दे दो, वरना मेरे मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। जूनियर ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर ये पिल जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला है। अगर तुम अंकल लू के साथ मुझे मिलवा दोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं सच में ये फ्री में दे दूंगा और हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन भी मैं तुमको दूंगा। हीरो उसकी इंटेंशन को कुछ नोटिस करता है और हंसते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये बोलते ही वो पिल और हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन ले लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाता है। जब वो दोनों वहाँ से निकलता है तो एक लड़का एक मिडिल एज ओल्ड मैन के पास आता है और कहता है, लियो और वो लड़का जो है यहाँ से जा चुका है। मिडिल एज आदमी कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं आज बहुत ही अच्छा खासा शिकार कर सकता हूँ, तो चलो उन लोगों के पीछा करो। ये बोलते ही सीन चेंज हो जाता है तो हम देखते हैं एक कोर्टयार्ड के सामने उन सभी कल्टीवेटर्स आगे ताकाझाकी कर रहे थे, क्योंकि हीरो और वो दूसरा लड़का इसी कोर्टयार्ड के अंदर था। इसीलिए वो लोग इस कोर्टयार्ड के बाहर इंतजार कर रहे थे क्या होगा हो या नहीं हो। हीरो और वो जूनियर ब्रदर जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, जूनियर ब्रदर कहता है, सीनियर ब्रदर आपका तो तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बाहर की छोटी सी कोर्टयार्ड को देख के कोई बता नहीं सकता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाइड आउट है। मुझे ये बात बताओ अंकल लू के साथ हम लोग का कब मिलेंगे? जूनियर ब्रदर कि मुझसे इतनी ज्यादा सस्पिशियस बात सुनते हुए सीनियर ब्रदर यानी हीरो कहता है, जूनियर ब्रदर आपको अगर थकान हो रहा हो तो क्या मैं तुमको एक राइड दूं? ये बोलते बहुत सारा इविलिस्ट ओरा और इविल लग रहा था। कुछ ही देर के अंदर एक चिल्लाने की आवाज आता है, तो वही लड़का ही लियोंग जो दरवाजे से बाहर बहुत ही जोर से फेंका जाता है और खिसरते हुए कहीं दूर जाता है, जो कि बाहर के जितने भी कल्टीवेटर्स था वो उसको देख लेता है और कहता है, क्या ये हीलोइंग नहीं है? ये बोलते ही उसके पास जल्दी जल्दी दौड़ के जाता है। ही लियोंग दर्द में कराते हुए कहता है, हीरो और वो उसके जितने भी कंपेनियंस है वो सभी उसके अंदर है, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, उन लोगों को जाके जल्दी जल्दी पकड़ो वरना वो सभी भाग जाएंगे तो बाद में उंगलियां पकड़ पिछवाड़े में डाल के बैठे रहना। ये बोलते उन सभी उसके अंदर रश कर देते हैं और वो सभी अंदर चले जाते हैं जल्दी जल्दी करके। तो उन सभी रश करने के बाद सीढ़ियों से उतारता है, उतरते हुए एक कंकाल को देखते ही वो उनमें से कुछ लड़के तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वही मिडलेस आदमी आ जाता है और उनको देखाते हुए कहता है, मास्टर ये किसका हो सकता है जो कि इतने बेदर्दी से मारा गया है और इसके अंदर से ब्लड और मांस भी बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला गया है। ये सब कुछ देखते हुए वही मिडलेस आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एनालाइज़ करता है और कहता है इसका सिर का जो स्किन है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से निकाला गया है। तभी वो सब कुछ 1-2 एक मिला के देखता है 2 है, तो इसीलिए वो सोचता है क्या बाहर का जो हीलियम है क्या वो सच में हीलियम है या फिर कोई और है? तभी उसको एक बार ट्रिगर होता है तो वो हीरो ही हो सकता है। लेकिन वो ऑर्डर देने से पहले ही हीरो वहाँ से फरार हो चुका था। इस सिटी के बाहर के जंगल के अंदर दिखाया जाता है, हीरो अपने मुँह से वही स्किन को निकालते हुए कहता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जाते-जाते हीरो कहता है, सच में इन सभी मास्क को बनाना और उसके उसके साथ इसको पहन के रखना बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम है और वैसे भी मैं अगर आज उससे मिलता नहीं तो हम मुझे पता नहीं चलता था हीलियंग जो है हम लोगों को धोखा दे दिया है, एक ट्रेटर कहीं का। अच्छा हुआ कि मैंने उसे मार दिया, वरना हम लोगों को मरना पड़ता उसके लिए। लेकिन फिर भी आज मैंने अपना बॉम्ब डिटेक्शन एबिलिटी के लिए बच गया। लेकिन क्या मैं हमेशा ही इतना ज़्यादा लकी रहूँगा जो कि ऐसे ही बच जाऊँगा? मुझे तो लगता है नहीं।
क्या मैं एक राइचियस पाथ में चलना स्टार्ट कर दूँ जैसे कि हीलिंग चलने की कोशिश कर रहा था? लेकिन फिर भी अगर मैं वैसा ही करूँगा तो मेरा जितने भी कल्टीवेशन है वो चला जाएगा और इससे मेरा बैक क्लासेस होगा जो कि मैं सहन कर नहीं पाऊँगा। और अभी मैं जिस लेवल पे हूँ शायद मैं राइचियस पाथ में चलते हुए इस लेवल तक बूढ़े होने के बावजूद भी पहुँच नहीं सकता। तो यह मुझे इस आइडिया को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सीन चेंज होके हमें एक गुफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो एक बॉक्स के सामने बैठा हुआ था और कहता है, कुछ हो या ना हो, आजकल लूट तो बहुत ही ज़्यादा तकड़ा हुआ है क्योंकि हीलियम के जितने भी पावर थे, वो तो मैंने एग्ज़ॉस्ट किया ही किया, उसके साथ-साथ उसके जितने भी ट्रेजर्स थे और मनी था, उन सभी को मैंने ले लिया है। तो सच में आज का दिन एक तरफ़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। लेकिन वो बक्से के अंदर गौर करता है तो उसके अंदर एक आर्टिफैक्ट था जो कि उसी का ही सेक्ट का था, जिसको लाया गया था एक जंगल के अंदर में से और इसको कोई भी यूज़ नहीं कर पाता था। तो हीरो के सिर के अंदर एक बात घूमती है, क्या मैं इस चीज़ को ओपन या फिर ऑन कर सकता हूँ क्या? हीरो जब उस आर्टिफैक्ट के अंदर अपना एनर्जी डालता है तभी वो एनर्जी रिएक्ट करता है, तो उसके अंदर एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही मची पड़ी थी। हीरो उसको देखते हुए कहता है, क्या ये एक वर्ल्ड है जिसके अंदर ये सब कुछ कैसे हुआ है? क्या कोई मिस्टीरियस अपोकैलिप्स आया है क्या? जब वो बात सोच ही रहा था तभी मिरर अपना काम करता है तो उसको अपने अंदर खींच लेता है। जब हीरो कुछ समझ नहीं पाता है तो कुछ देर बाद उसको सेंस आता है और कहता है, क्या मैं मिरर के अंदर एग्ज़ॉस्ट हो गया हूँ? क्या ये अनदर वर्ल्ड है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वर्ल्ड का हालात ऐसे कैसे हुआ है? क्या कोई मिस्टीरियस एलियन अटैक हुआ है? लेकिन उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे कोई सर्वाइवर ही दे सकता है और मुझे एक सर्वाइवर चाहिए अभी। हीरो जब इधर-उधर सर्वाइवर ढूँढने के लिए देखता है, तो किस्मत से उसके पीछे एक सर्वाइवर नज़र आता है। जब हीरो उसके पास जाता है खुशी से, तो कहता है, "हे ब्रदर, क्या तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो?" तभी वो लड़का पीछे घूम कर देखता है, तो हीरो का देख के फट जाती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है, जो कि ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर आ चुका है हीरो। लेकिन जब थोड़ा-सा शोर होता है तो चारों तरफ से बहुत सारा ज़ॉम्बी जो है वो हीरो की तरफ आता है। हीरो अपने डिफेंस में एक बॉम्ब को निकालता है और यारो इसका बॉम्ब बम नाम जो है मेरे को सब सूट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं इसका नामकरण करता हूँ और इसका नाम मैं रेड रख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये रेड कलर का है। तो वो रेड को निकालता है और एक ही वार में जो ज़ॉम्बी उसकी साइड में आ रहा था उसी को एक ही वार में काट देता है। तभी रेड हीरो को कुछ बोलने की कोशिश करता है। क्योंकि रेड बोल नहीं पाता है इसीलिए हीरो को अपने इशारों में समझाता है कि उसे उस ज़ॉम्बी को एब्ज़ॉर्ब करना है। तो हीरो थोड़ा-सा चौंक जाता है क्योंकि सबसे पहले तो वो एक मरा हुआ जीव है जो कि ज़ॉम्बी में बदल गया है। तो हीरो को लगा नहीं था रेड उसकी तरफ आकर्षित करेगा और उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो हीरो उस ज़ॉम्बी के पास रेड को छोड़ देता है तो कुछ ही देर के अंदर रेड उसके अंदर में से जितना भी ब्लड और मांस था वो सभी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उसका किस स्केलेटन जो है वहीं पर ही गिरा रहता है। हीरो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये बात भी सही है क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी है ब्रेनलेस ह्यूमन ही है। जो कि एक तरफ़ा ज़िंदा चीज़ों के अंदर ही आता है, इसीलिए मेरा रेड जो है इसको एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। ये बात सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है और कहता है कि मैं अगर इन ज़ॉम्बी वर्ल्ड में अगर मैं ज़ॉम्बियों को मारूँगा तो मुझे कोई हेवनली पनिशमेंट तो मिलने वाला है नहीं, उससे भी ज़्यादा मैं शायद इमॉर्टैलिटी की तरफ भी जा सकता हूँ। ये इस पूरी वर्ल्ड जो है मेरा रिसोर्सेज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए वो ज़ॉम्बियों के ऊपर टूट पड़ता है और कुछ ही देर के अंदर ज़ॉम्बियों का पूरा पहाड़ लगा देता है उन सभी को मारकर। हीरो इतनी सारी ज़ॉम्बियों को मारता है, पहाड़ से कहता है, सच में यार मैं इतनी जल्दी-जल्दी की रिफ़ाइनमेंट के 4th लेवल के अंदर पहुँच चुका हूँ। ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीवेल्ट है। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, इन सभी ज़ोंबियों को मारना एक-एक करके और उसके अंदर से वाइटैलिटी को निकालना, ये मेरी टाइम को बहुत ही ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। मेरे लिए ऐसा किसी को ढूँढना पड़ेगा जो कि मेरे लिए काम कर सके। उसके बाद वो पीछे घूम के देखता है एक परफेक्ट इंसान के लिए, तो चारों तरफ देखता है तो ज़ॉम्बी ही थे, क्योंकि ज़ॉम्बी क्या वर्ल्ड है इसलिए। तो ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है, ये सभी तो बेकार है, ये मेरे रिफाइंड के अंदर कोई काम नहीं करने वाला है। मेरे को रिफाइंड करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बॉडी वाला एक ह्यूमन होना
उसे ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो अभी के लिए वो गिव अप कर देता है और कहता है मुझे लगता है इस जगह को अभी मेरा हाइड आउट बनाना पड़ेगा और इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल के अंदर मुझे एक परफेक्ट बॉडी ढूँढना पड़ेगा जो कि मेरे काम के आए। तो हीरो वहाँ से जाने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है शॉपिंग मॉल के अंदर, जो कि एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ होता है और ऊपर एक लड़की से मदद के लिए भीख माँग रहा था और कहता है ब्रदर हू आपने कहा था मैं अगर ज़ॉम्बियों को डिस्ट्रैक्ट करूँगा तो आप शॉपिंग मॉल के अंदर रिसोर्सेज़ लेने के बाद आप मेरा हेल्प करोगे, तो क्यों नहीं आप मेरा हेल्प कर रहे हो? ब्रदर हू प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदर और सिस्टर अभी भी ज़िंदा है, उन्हें मेरी ज़रूरत है अभी भी। लड़के की ऐसी बातें सुनकर ब्रदर हू ठंडी आवाज़ में कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है? ओह! शायद मैंने तुमको बताना भूल गया कि तुम्हारी माँ कल ही मर चुकी थी। क्या क्योंकि एक 60 साल इयर्स ओल्ड लेडी को कौन ही मेडिसिन से फालतू एक मेडिसिन को वेस्ट करेगा, इसीलिए तुम्हारी माँ को मार दिया गया है। एक्चुअली वो ज़िंदा नहीं है और ये बात सुनकर वो लड़का एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है, जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गया हो और उसे ज़िंदा ही मार दिया हो। लेकिन फिर भी वो खुद को सँभालते हुए कहता है, "प्लीज़ ब्रदर हो मुझे बचाओ, मेरी सिस्टर तो अभी भी ज़िंदा है ना, उसके लिए मुझे अभी भी ज़िंदा रहना पड़ेगा।" लेकिन ब्रदर हो उसे अबैंडन करके वहाँ से भाग जाता है और कहते हैं, "तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सिस्टर को मैं अच्छी तरीके से ध्यान रख लूँगा।" वेदर हू वहाँ से जाने के वक़्त कहता है, "तुझे क्या लगा था रे? मैं तेरे साथ ये रिसोर्सेज़ मिल बाँट के लूँगा? कभी नहीं, तू भूल जा।" और ये बोल के ही वो वहाँ से भाग जाता है, उस लड़के को पीछे छोड़ते हुए। उस लड़का तो पीछे चिल्लाते ही रह जाता है, लेकिन उसका आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। अंधेरे में उसका आवाज़ बंद हो जाता है। लेकिन हू का किस्मत इतना ही खराब था कि वो डायरेक्ट जाके चू सैंग के साथ टकरा जाता है। एक्चुअली टकराता नहीं है, वो सामने आँखें से आँखें मिलता है। और जबकि चूसंग अरे इसको सैंग ही कहेंगे क्योंकि वो मेरे को चूसंग कहने में मुश्किल हो रहा। तो सैंग जो है अपना मिनियन ढूँढ रहा था, इसीलिए उसके सामने गिर जाता है। उसके लिए तो एक अपॉर्च्युनिटी था जो कि वो ह्यूमन बॉडी ढूँढ रहा था। तो चलो देखा जाए। सैंग जब उसका बॉडी देखता है तब कहता है, डूड तेरा बॉडी क्या है यार, कतई खतरनाक है। लड़का उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है बॉडी से? सैंग कहता है, "अरे! मेरा मतलब दूसरा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये था तुम्हारा बॉडी एकदम परफेक्ट है मेरे लिए क्योंकि तुम्हारे बॉडी को अगर मैं रिफाइन करूँगा तो तुम बहुत अच्छे सर्वेंट बनने वाले हो।" वो गुस्से में अपना तलवार निकालता है और सैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सैंग जो है उसका तलवार को 2 टुकड़ों में काट देता है अलग-अलग से और कहता है, "तू मरना चाहता है क्या? और मैं अपने रिसोर्स को ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं दूँगा।" वो घबरा जाता है और सैंग से कहता है, "प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। चाहे तो तुम मेरी बैग को रख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारा खाना और बहुत सारे रिसोर्सेज़ है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो और वैसे भी मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो स्पिरिट डॉग गैंग की एक हेड है, तो तुम मुझे छोड़ दो, वो तुमको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देगा।" सैंग उसका इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाता हुआ मुँह देखते हुए कहता है, "वाह बच्चे वाह! तेरा क्या मुस्कुराते हैं, लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता।" हू उसको डराते हुए कहता है, "तुमको मालूम है मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो मुझसे भी 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है क्या?" ये सैंग उसको बात सुन के कहता है, "जस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल? अरे बच्चे मेरे लिए कोई मैच नहीं है। तुम सभी मॉर्टल्स, तुम लोगों को क्या लगता है तुम एक इमॉर्टल को हरा सकते हो? कभी नहीं।" तभी सैंग अपनी जेब से एक्चुअली वो रेड को निकालता है और उससे हुक को पकड़ लेता है। हुक को पकड़ते हुए ही रेड कॉरिडोर के ऊपर रख देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, "मेरे तुमसे कोई मसला नहीं है, तो तुम क्यों मुझको ऐसे टॉर्चर कर रहे हो?" हीरो जब उसकी बात सुनता है, तब वो कहता है, "क्या तुमने खुद ही नहीं कहा था क्या? इस पूरे वर्ल्ड का एक ही रूल है, जो पावरफुल है वही जीतता है और जो बुलिंग कर और जो कमज़ोर है वो बुली होता है। तो सिंपल रूल्स और वही चीज़ जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले तुम भी एक जने के ऊपर अप्लाई करके आए हो।" और ये बोलते ही वो हू को उस मेडिसिन रेड वाटर के अंदर डाल देता है, जिससे हू का दम घुटने लग जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो बाहर निकल आता है एक ज़ॉम्बी बन के, जिसका रेड आइस और पेट के अंदर जल रहा है एक आग जैसा कुछ, और वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था इस शक्ल के अंदर। जब हीरो देखता है जो उसका रिफाइनमेंट काम कर गया है, तो वो खुशी हो जाता है और कहता है, "मेरे को पहली बार लगा नहीं था कि मैं पहली बार में ही कामयाब हो जाऊँगा और इतना अच्छा
ज़ॉम्बी बना पाऊँगा। तभी एक टावर को समन करता है और इस टावर का नाम होता है कॉर्प्स नर्चरिंग टावर। तो हम लोग जस्ट इसको टावर ही कहेंगे क्योंकि ये टावर ही है, ठीक है? सब फुल नेम नहीं लेंगे, तो इसमें आसानी होगा। फिर सैंग उस टावर की मदद से उस ज़ॉम्बी का लेवल चेक करने लग जाता है और एट्रीब्यूट भी। तो एट्रीब्यूट तो हम लोगों को बताया नहीं जाता, तो लेवल्स के बारे में बताया जाता है। लो ग्रेड का ज़ॉम्बी है जो कि लेवल 2 का है। लेकिन भाई फर्स्ट टाइम काम करने के लिए लो लो ग्रेड का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और ये बाकी ज़ॉम्बियों से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये मुरीन वर्ल्ड का लो ग्रेड है, इस वर्ल्ड का नहीं है। इस वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो ये एक हाई क्वालिटी का एक होगा। तो सैंग कहता है, चलो इस बार तो फर्स्ट टाइम था, अगली बार शायद इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का कोई ज़ॉम्बी मैं बना सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इस ज़ॉम्बी का नाम देना पड़ेगा। पहले वाला नाम अभी चेंज होगा। तो इसलिए इसका नाम मैं दूँगा लिटिल टाइगर। तो हम लोग इसे टाइगर कह के बुलाएँगे। तो टाइगर को ऑर्डर देता है, चलो टाइगर अभी तुम जाओ और ज़ॉम्बियों को हंट आउट करके मेरे पास लेके आओ। जल्दी-जल्दी जाओ। टाइगर को फर्स्ट ऑर्डर मिलने के बाद ही वो लाइटिंग स्पीड से वहाँ से निकल जाता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन लोगों को काटता है, फाड़ता है, मारता है और शॉपिंग ट्रॉली से वो सैंग के पास लेके आता है। सैंग जब देखता है तो ज़ॉम्बी को कहता है, "अरे गुड जॉब माय बॉय, तुम जैसे अगर कोई असिस्टेंट मिल जाएगा तो सच में कल्टीवेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा।" सैंग लिटिल टाइगर के सिर में हाथ रखता है और कहता है, "चलो लिटिल टाइगर मैं कल्टीवेशन करने में स्टार्ट कर देता हूँ और इसके अंदर से जब मैं ब्लड निकाल लूँगा तो तुम जितना कुछ बच जाएगा वो तुम खा सकते हो, ठीक है?" तो ये सुन के ही लिटिल टाइगर के जीभ में पानी आ जाता है और वो जीभ निकाल के भैं-भैं करता है, उफ़, उफ़ करता है। तो उसके बाद सैम कहता है, क्या ज़िंदगी थी! मैं मुरीन वर्ल्ड के अंदर एक क्रिमिनल था और इस वर्ल्ड के अंदर एक हीरो बनने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी वर्ल्ड के अंदर में से मुरीन वर्ल्ड के अंदर गया, अभी फिर से मैं इसी वर्ल्ड के अंदर वापस आया जबकि इस वर्ल्ड जो है वो ख़त्म होने के कगार में है। शायद ऊपर वाले को यही मंज़ूर था। उसके बाद वो ब्लड मिरर को निकाल लेता है और कहता है यही वो ब्लड मिरर है जो मुझे इस वर्ल्ड के अंदर लेके आया है। शायद इसके अंदर का जो ऑरा है वो अभी ख़त्म हो गया होगा शायद, तो मुझे लग रहा है ये अपने आप रिचार्ज हो रहा है। तो जब ये रिचार्ज फुल आउट हो जाएगा तो उस टाइम को शायद मेमोरी वर्ल्ड के अंदर जा सकता हूँ एक और बार। लेकिन कुछ सोच के वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है अगर मैं इसी हालत में एक और बार मेरीन वर्ल्ड के अंदर चला जाऊँ तो शायद उस वर्ल्ड के अंदर जितने भी कल्टीवेटर है वो मेरी पीछा कर सकता है मुझे हंट करने के लिए। तो मुझे अभी इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर रहना पड़ेगा, रहने के बाद मुझे पावरफुल हो जाना है, उसके बाद ही मुझे उस वर्ल्ड के अंदर वापस जाना है, वरना तो अभी नहीं जाना ही मेरे लिए बेटर होगा। वहीं पर ये सीन चेंज हो जाता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, "सर, मुझे माफ़ कर दो मैंने ब्रदरहुड के बारे में जितना कुछ भी निकालना था वो निकाल लिया लेकिन मुझे उन लोगों के बारे में कोई पता नहीं चला अभी तक।" तभी उस आदमी को दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम है स्पिरिट टॉक गैंग की टीम लीडर जाओ। और जाओ कहता है, "तुम लोग क्या कर रहे हो? हू को अभी तक लापता होके 1 महीना हो चुका है ऑलरेडी।" ये बोलते ही झाऊ उसके वुल्फ को उस लड़के के सामने भेज देता है। वो लड़का डर के मारे कहता है, "बेटा चाऊ, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैंने ब्रदरहुड का ट्रेसेस लॉक किया और देखा कि वो एक छोटे से शॉपिंग मॉल से गायब हुए हैं। इसलिए मैंने 2 स्काउटर्स को भेजा था उसके पीछे में, लेकिन वो दोनों भी मेरे पास वापस नहीं आए।" ये सब कुछ सुनने के बाद झाओ कहता है, "सच में तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है।" लड़का थोड़ा-सा होप महसूस करता है, लेकिन तभी झाओ अपनी बातें को पलटते हुए कहता है, "इसीलिए मैं तुम लोगों को कोई खाना नहीं देने वाला हूँ" और उसके वुल्फ को उसके ऊपर छोड़ देता है। झाओ के जितने भी वुल्फ थे वो सभी उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और उस लड़के को चीर-फाड़ के खा लेते हैं। फिर झाओ कहता है, "मैं इसकी तरह कोई भी बहाना नहीं चाहता। तुम जाओ और हू की ज़िंदा हो या फिर मरी हुई बॉडी लेके आओ। उस आदमी को लेके जाओ उस शॉपिंग मॉल के अंदर।" झाओ की ऐसे बातें सुनने के बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है, जिस गाड़ी के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उस शॉपिंग मॉल के सामने आ जाता है जहाँ से हू गायब हो चुका था। उसके बाद गाड़ी से झाव निकलता है और निकलते हुए उसके 2 वुल्फ से कहता है, "तुम दोनों सबसे पहले आगे जाओ।" उसके बाद वो 2 वुल्फ अंदर चला जाता है और झाव भी उन दोनों वुल्फ
उसके पीछे-पीछे चले जाता है और कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है? उसके बाद हम देखते हैं झाओ की हैरानी होने के कारण, क्योंकि कुछ ब्लड ड्रम उसके सामने भरे पड़े थे और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। और उससे भी ज़्यादा वुल्फ जो है ऊपर की तरफ देख के वो हाउल करने लग जाता है। हाउल करते ही बेचारा ज़ू की नज़र ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है कि हीरो ने जो है वो बहुत सारा ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के ऊपर में लटका के रखा है। झाओ उस चीज़ को देखकर कहता है कौन है जो कि इस इतना डिस्गस्टिंग चीज़ जो है कर सकता है? क्या वो ब्लैक फ्रंट सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है? अगर हो भी तो उसने मेरे ब्रदर हू को हाथ लगाया हो है, तो इसका मतलब उसने मेरे ऊपर हाथ लगाया है और मैं इतना आसानी से उसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। फिर चिल्लाते हुए कहता है जब तक मैं उसे मार ना दूँ तब तक छोड़ूँगा नहीं। हर कोई अपना गार्ड डाउन मत करना और यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस चीज़ दिखे तो मुझे जल्द से जल्द ऑर्डर करना, ठीक है? उसके बाद सीन चेंज होके हमें एक पोर्टल को दिखाया जाता है, जिस पोर्टल के अंदर में से एक पैर निकल आता है और वो होता है हीरो का पैर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद इस वर्ल्ड के अंदर आया था। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करता है और कहता है फाइनली मैं मुरीम वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। हीरो जब रिलैक्स हो ही रहा था तभी कहीं से 5 आदमी टपक पड़ता है और उसको देखते हुए कहता है क्या ये सुंगशैन है? क्या ये वही बंदा है जो कि अंकल सू के हाथ में से भाग गया था? अरे इसके लिए तो हम लोग बहुत सुने हैं, आज तो इसको जाने नहीं देंगे। हीरो उन लोगों की बातें सुनते हुए बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या अभी तुम जैसे लोग क्या मुझे ऑर्डर देंगे? अरे सुनने वाला हो नहीं, कहीं और जाके देखो। हीरो के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद तो 5 आदमी फॉर्मेशन बना लेते हैं और हीरो के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। हीरो उन सभी को देखते हुए गुस्से में कहता है तुम लोगों को क्या लगता है मेरे को पकड़ना उतना ही आसानी होगा? अभी तुमको मैं दिखाता हूँ अपग्रेडेड ब्लड स्टील थ्रेड की पावर क्या कितना है। तभी हीरो के हाथों में से रेड निकल के उन सभी को जकड़ लेता है और उन सभी में से एक आदमी कहता है ये कैसे हो सकता है? क्या कि रिफाइनमेंट के 4th लेवल की इंसान के पास इतना पावर हो सकता है क्या? ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये 4th लेवल में है। हीरो उन सभी का बात सुनते हुए हंसता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है पागल? मैं 4th लेवल पे नहीं 6th लेवल पे हूँ। एक आदमी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? तुम 3 दिन के अंदर 2 लेवल अप कैसे कर सकते हो? हीरो ऐसी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने तो ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर 1 महीना रुका है, तो यहाँ पर गया है 3 दिन। क्या उधर का 10 दिन इधर को 1 दिन है क्या? हीरो गुस्से में एक आदमी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई मार्शल अंकल या फिर कोई रिइंफोर्समेंट आ रहा है क्या? लेकिन वो सभी चुप रहता है, इसीलिए हीरो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो चुप था जिससे एक्चुअली तुम्हारा सवाल पूछा था उसको टुकड़े-टुकड़े में बाँट देता है। ऐसा हॉरिफाइड सीन देख के वो सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक-एक करके सच उगलने लग जाता है। एक आदमी कहता है नहीं मुझे लगा था तुम की रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे हो, इसलिए हम 5 ही काफ़ी होंगे तुमको पकड़ने के लिए, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। ये बात सुन के हीरो इविल स्माइल करता है और उन सभी को मारने लग जाता है। एक आदमी ज़ोर से चिल्ला के कहता है क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम हम लोगों को जाने दोगे अगर हम सच्चाई बता देंगे? हीरो और भी ज़्यादा डेविलिश स्माइल करते हुए कहता है तुमको क्या लगता है मैं किस कल्ट से हूँ? मैं डीमन कल्ट से हूँ और डीमन कल्ट के इंसान से कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हीरो उन सभी को ख़त्म करने के बाद चला आता है एक मार्केट के अंदर। एक मार्केट के अंदर घूमते हुए वो कहता है मुझे ज़ॉम्बी और भी ज़्यादा बनाने के लिए वो भी हाई ग्रेड का, तो मुझे और भी ज़्यादा सामान चाहिए, जो कि लगता है मुझे इस मार्केट के अंदर मिलना मुश्किल हो सकता है और कहीं और जगह पे मुझे देखना पड़ेगा। ये सब कुछ जब सोच के जा रहा था तभी एक ग्रास के ऊपर उसका नज़र जाता है, जो कि होता है उसी का ही प्रीवियस जो शिप था डिमोनिक कल्ट का, उसी वही जगह पर ही ये ओनली उठता था। इसीलिए उस सेलर के पास जाता है और जाके पूछता है कोर्ट के अंदर ये वाटरमेलन कितना रेट का पड़ सकता है? वो जो सेलर एटीट्यूड के अंदर कहता है 2 स्मॉल स्पिरिट स्टोन। हीरो कहता है क्या इसके अंदर सोना है क्या जो तुम इतने हाई लेवल में इसको बेच रहे हो? अगर मुझे इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का मिले तो तुम इसको कितने में बेचोगे? या फिर वो कहाँ पर मिल सकता है? सेलर जब इस बात को सुनता है तभी वो कहता है अगर तुमको अच्छा हाई क्वालिटी का चाहिए तो मेरे वेयर हाउस के अंदर है, अगर तुमको चाहिए तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो। हीरो भी उसके पीछे जाने लग जाता है और कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो दोनों एक पार्क या फिर वैसे ही टाइप का जगह में आके रुकता है।
मोटा लड़का पोलाइट होके कहता है, फेलो डिसाइपल, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हीरो अपने सिर से टोपी उतारते हुए कहता है, मेरा नाम सुसैंग है। मोटा लड़का जब यह सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सीनियर ब्रदर सुसैंग हो? आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आप ही का क्लास में रहता था और सच में सीनियर ब्रदर, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ। आप तो मेरे रोल मॉडल हो। मोटा लड़का क्यूरियस होके से इस हीरो के साइड बाय साइड घूम-घूम के देख रहा था और कहता है, सीनियर ब्रदर, सच में मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि आप जिस टाइम कोड वर्ड बोल रहे थे क्लासरूम के अंदर, तब भी मैं उसी टाइम वहाँ पर ही था और मुझे लगा नहीं था फ्यूचर में आप ही जो मुझसे एक कोड वर्ड शेयर करोगे। हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ये बात है क्या? मोटा लड़का एक्साइटेड होके ये भी बोलता है, हमें तो ये भी पता चला है आप ही लियोंग जो कि गद्दारी कर चुका था हम लोगों के साथ, आपने उसे भी मार चुके हो और ये बात हर किसी को पता चल चुका है। और क्या आपको पता है हम लोगों का कंपेनियंस और अंकल लियो वो भी जिंदा है अभी तक? हीरो मन में सोचता है, सच में अंकल लियो और बाकी के कंपेनियंस जो है वो अभी भी जिंदा है क्या? मोटा लड़का हीरो को एक ऑफर देता है, क्या हीरो उन लोगों को ज्वाइन करेगा सरवाइव करने के लिए? लेकिन हीरो जो उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और कहता है, नहीं, मुझे अकेले घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे पास आया था कुछ सामान खरीदने के लिए। हीरो की ऐसी बात सुन के वो मोटा लड़का निराश हो जाता है और कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, आपको क्या चाहिए मुझे एक बार बताओ। हीरो उसके डिमांड उसके सामने रखता है, जो कि होता है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन। ये बात सुनते ही वो मोटा लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मोटा हम लोगों को बताता है, ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि सोल और ब्लड को सैक्रिफाइस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड फिल के वास्ते। क्योंकि हम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर है, तो हमारे लिए ये जो पिल है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हम लोगों के लिए। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है इसका अगर छोटा वर्जन भी अगर एक्टिवेट किया जाए ना, कोई भी कि रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर इसकी चपेट में आ सकता है और आम आदमियों की बात तो दूर ही का छोड़ दो, और ये कल्टीवेशन या फिर फॉर्मेशन जो है वो हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर पाया जाता है सिर्फ। हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है, एक टाइम में एक एल्डर जो है इस फॉर्मेशन को ऑन किया था एक सिटी के ऊपर, जिसके टोटल पॉपुलेशन था वो 3 लाख। उन सभी को सैक्रिफाइस कर दिया था सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के लिए, जो कि 100 डेज के अंदर उसका फाउंडेशन बिल्डअप कर लिए। इसीलिए उसने इतनी बड़ी जिम्मे को अपने ऊपर लिया था, सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के लिए 3 लाख ह्यूमंस को कुर्बानी कर दिया गया है। लेकिन जब इस बात को राइसेस सेक्ट ने मालूम चला, तो उसी टाइम को उन सभी ने इस उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके जितने भी डिसेबल जानने वाले बेटे से लेके पूरा खानदान तक को मिटा दिया था। लेकिन मिटाने के बाद भी क्या हुआ? वही 3 लाख आदमी और फिर बच्चे सभी तो मार ही गए ना। हीरो मन में सोचता है, अरे यही तो चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अगर मैं ज़ॉम्बियों को सैक्रिफाइसेस कर दूंगा तो मुझे गुड मैरिड भी मिलेंगे हेवन की तरफ से। वैसे भी इस चीज़ को कहीं से भी देखो तो मेरे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें मेरे कोई नुकसान तो है नहीं। तभी मोटा पीछे से उसको याद दिलाता है, सीनियर ब्रदर, अगर आप इसी फॉर्मेशन को ऑन करोगे तो याद रखो राइसियस सेक्ट जो है इसी मामले में अभी इधर उधर घूम रहा है। अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी भनक लग गया ना तो आपका तो राम राम सत्य है भाई। तो मैं कहूँगा आप इस मेस के अंदर मत जाओ और इसको अभी मत करो, अच्छा रहेगा। लेकिन अपना हीरो तो नाशोर बंदा है, वो तो सुनने वाला है नहीं, इसलिए मोटे को कहता है, अबे मोटे, तू अपनी काम कर, आज तेरे पास है या फिर नहीं है ये बता, तू इस सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटा कहता है, हाँ मेरे पास है, लेकिन एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं किसी और के हाथ में है, वो मेरे अंडर में ही है, या फिर कहा जाए मैं उसके अंडर में हूँ। तभी मोटा लड़का उसे लेके वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज होके एक कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर 2 लड़के को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे वो तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसे दूँ ही क्यों, तू छोकरे? हीरो मन में सोचता है, ये बंदे के पास ही है और किसी के पास हुआ तो अच्छा रहता था, क्योंकि इस बुल्ले के साथ मेरा पहले भी बहुत बार रिसोर्सेज के लिए झगड़ा हो चुका है, इसीलिए यह मुझे देना नहीं चाहता है, लेकिन मैं भी वैसा हूँ, इसके पास से लेके ही छोड़ूंगा। तभी हीरो अपनी पॉकेट से एक पोटला निकालता है और उन लोगों के ऊपर सामने रख देता है और कहता है, मुझे लगता है तुम लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।
उस चीज़ को वैसे देख के वो सभी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो है ब्लड फिल, जो कि इन लोगों के लिए ही बना हुआ था और किसी के लिए काम में नहीं आने वाला था। इतनी अच्छी रिसोर्सेज को देख के वो लोग कहता है, इतनी सारी ब्लड फिल, इसके अंदर कम से कम 100 होगा। अरे तुमने कितने सारे सोल्स को सेक्रीफाइस किए होगे, उसके बाद इतना सारा मिला है तुम्हें। वही बाजू में एक और लड़का था जो कि हीरो का सीनियर ब्रदर लगता है। वो कहता है, जूनियर ब्रदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी तुम इतने सारे ब्लड फिल एक जगह पे कर पाए। लेकिन जो लड़के के पास वही ब्लड फॉर्मेशन है, वो लड़का लालची बनते हुए कहता है, तुम अगर मुझे 200 ब्लड फिल दे सकते हो तभी मैं तुमको वही ब्लड सेक्रीफाइसेस फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन हीरो को तो सीधी उंगली से घृणा निकले तो उंगली टेढ़ा करके उसको निकालना आता है, तो इसलिए कहता है हंसते हुए, सीनियर ब्रदर क्या तुम ज्यादा लालची नहीं हो रहे हो? इस फॉर्मेशन का जो मेन प्राइस है वो 80 ब्लड फिल है। क्या तुम ज्यादा लालची नहीं हो रहे हो? वैसे भी हम लोग एक ही कल्ट से है, और हम लोग सीनियर और जूनियर ब्रदर से, मेरे से तो ऐसा मत करो तुम। लेकिन वो लड़का हंसते हुए कहता है, तुम अगर इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे तो तुमको शायद मिलेगा नहीं मेरा ब्लड फॉर्मेशन। तभी हीरो गुस्से हुए कहता है, ब्रदर तुम्हें मालूम है इस चीज़ की क्या कीमत है क्या नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा ये जो फॉर्मेशन है ये इसका लिमिट में आ चुका है। शायद 10,000 तक ही इसका लिमिट होगा, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। अभी मैं तो इसके बिना रह पाऊंगा, लेकिन अगर तुम ब्लड पिल नहीं लिए तो तुम्हारा बॉडी जो है वो बैकलासेस होगा और तुम सच में मर भी सकते हो। सोच लो दोबारा से। लड़का हल्के गुस्से में कहता है, ठीक है तुम मुझे 80 ब्लड पिल दे दो जिससे ये तुम्हारा हो जाएगा। तभी हीरो हंसते हुए कहता है, तुम्हें शायद तुम्हारा चीज बेचने का नहीं है। तभी हीरो उस पोटले को उठा लेता है और वहां से जाने लग जाता है। लेकिन वो लड़का कहता है, ठीक है रुको, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो। लेकिन हीरो उसको सोचने को टाइम नहीं देता और कहता है, करंट प्राइस है 50, क्या तुम्हें मंजूर है या नहीं, बता दो। लड़का गुस्से में कहता है, ठीक है तो 50 इज फाइन और ओके। हीरो इविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगा ही था तुम्हें डील करना आता है, तो ठीक है ये लो। ये बोलते ही वो ब्लड फिल देता है और ब्लड फॉर्मेशन ले लेता है, और साइड में दूसरे सीनियर ब्रदर को कहता है, ब्रदर मेरे पास और भी ज़्यादा ब्लड फिल है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, लेकिन आपको दूंगा तो स्प्रिट स्टोन के बदले में, क्या तुम्हें मंजूर है? सीनियर ब्रदर कहता है, थैंक यू जूनियर ब्रदर, हम लोगों के पास सच में ब्लड पिल की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, इसीलिए मैं तुमको तुम्हारे पास से ये 30 स्मॉल स्पिरिट स्टोन के बदले में खरीद लूंगा। ये बोलते ही वो उससे खरीद लेता है, और हीरो मनी मन सोचता है, मेरे पास अभी इनफ जो है वो कल्टीवेशन रिसोर्सेज आ चुका है, अगर मैं ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा तो शायद जल्दी जल्दी करके लेवल अप भी हो सकता हूँ। ये सोचते हुए हीरो वहां से निकलने लग जाता है। तभी वही सीनियर ब्रदर कहता है, जूनियर ब्रदर क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाले हो? अंकल लियो सच में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, अगर तुम हम लोगों के साथ रहोगे तो अंकल लियो का भी प्रोटेक्शन तुम्हारे ऊपर रहेगा, और उसके साथ साथ अगर तुम अकेले घूमोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो तुम सच में हम लोगों के साथ रहो तो अच्छा रहेगा। हीरो पोलाइटली उसको मना कर देता है और मन में सोचता है, यह सच है, लेकिन अंकल लियू जो है उन लोगों का सबसे बड़ा मेन टारगेट है, अगर मैं अंकल लियू के साथ रहूंगा तो उन सभी का भी नेचुरल एनिमी बन जाऊंगा। वैसे तो हूँ वो बात नहीं है, लेकिन तब और भी ज्यादा बन जाऊंगा, इसलिए मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा और मेरे लिए यही बेटर हो। हीरो जब उन लोगों के साथ बातें खत्म कर लेता है तभी पीछे से एक सोल्जर, बहुत सारा सोल्जर आता है और कहता है, "हे, तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, मैं या फिर मैं हम सभी यहाँ पर आए हैं इस जगह को जांच करने के लिए। हम लोगों को पता चला है इस फैमिली के अंदर डिमोनिक कल्टीवेटर्स छुप के बैठे हैं। तुम लोग अपना इंट्रो दो और तुम लोग इस फैमिली के अंदर क्या करते हो और क्या नहीं, सब कुछ हम लोगों के साथ शेयर करो, तो इसीलिए जिसमें तुम्हारी अच्छा होगा, ठीक है?" ये अचानक आ जाने से उन सभी डिसेबल को थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और सोल्जर ऐसे ही इन लोगों के ऊपर हमला बोल देगा। तभी हीरो के पास जो लड़का था वो कहता है इन लोगों को देखते हुए, अरे ये लोग तो लगता है कि रिफाइनमेंट के 7 लेवल पर हो सकता है, अगर हम सभी एक साथ टीम बनाकर भी इसके ऊपर अटैक करें तो शायद ही हम लोग इसको हरा सकते हैं। तभी हीरो मन में सोचता है,
मैं तो इसी बारे में ही सोच रहा था और इसी को सोच के घबरा रहा था। जो डर रहा था वही चीज़ हो गया। मैं तो यहाँ से इज़िली निकल सकता हूँ, लेकिन मेरे साले डिसेबल और ब्रदर्स लोग यहाँ से भाग नहीं सकता। हीरो को देखते हुए एक सोल्जर उसको पहचान लेता है और कहता है, वो जो हैट पहना हुआ है ना, वही डिमोनिक कल्टीवेटर सू सैंग है और वही हम लोगों के हाथ से पहले भाग चुका था। तभी जिसके साथ हीरो का 36 का आंकड़ा था, वो ये सब कुछ देखते हुए वहाँ से भाग जाता है और उन सभी वो शक हो जाता है कि ये लोग सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं। हीरो सोच रहा था इन सभी को इजीली इधर से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी सब कुछ मिक्सअप हो चुका है, इसलिए हम लोगों को भी फाइट ही करना पड़ेगा। इसलिए हीरो सोचता है वो अकेला ही इन लोगों के साथ फाइट करेगा। इसीलिए वो सीनियर ब्रदर और मोटे को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इस सभी को देखता हूँ। लेकिन वहाँ से वो दोनों जा नहीं रहे थे, इसीलिए हीरो चिल्ला के कहता है, प्लीज सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर, तुम दोनों यहाँ से भागो और जल्दी जल्दी जाके अंकल लिऊ को बताओ और उनको इन्फॉर्मेशन दो। इसीलिए वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और हीरो से कहता है, जूनियर ब्रदर, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा और तुमने जो मदद किया है आज हम हमें इसका बदला हम कभी ना कभी चुकाएंगे जरूर। ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे रह जाता है हम लोगों का हीरो। हीरो का ऐसा हालत देखकर एक सोल्जर हंसते हुए कहता है, अरे ये तो सच में वही है जो कि अंकल लियोन के हाथों से भाग के बचा था। क्या सच से कोई डिवोनिक कल्टीवेटर किसी और के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी है? एक सोल्जर कहता है, अरे उन लोगों को जाने दो, अभी हम लोगों के हाथ में एक बड़ा मछली लगा है, क्योंकि उन लोगों की हेड से भी ज्यादा कीमती इसका सर है, तो इसे पकड़ो। उन लोगों को ऐसी बातें करते हुए देख के हीरो क्वाइटफुली कहता है, उन लोगों को पीछा मत करो, क्योंकि वो लोग मेरे फ्यूचर में बहुत सारे काम आने वाला है। ठीक है। एक सोल्जर उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम फ्यूचर के लिए जिंदा भी रह सकते हो? तभी सोल्जर अपना तलवार निकाल लेता है। इन सभी को ऐसे देखते हुए हीरो कुछ भी नहीं कहता है, जस्ट एक थोड़ा सा एविलियस स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तभी वो रेड को बुला लेता है और एक हाथ में टावर को समन करता है, जिसके अंदर से लिटिल टाइगर बाहर निकल आता है और एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। एक सोल्जर को सिर से पकड़ लेता है और उस सोल्जर के आंखों में उसका मौत दिखता है। डरते हुए कहता है, क्या तुम वही हीरो नहीं हो जिसको हर किसी ने अबेंडन कर दिया है? लेकिन तुम ऐसे कैसे हम लोगों के ऊपर हैवी हो रहे हो? फिर हीरो एक डिमोनिक स्माइल पास करते हुए कहता है, अरे तुम लोग हमेशा भूल जाते हो मैं कौन से कल्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मैं बिलोंग करता हूँ डेमोनिक कल्ट से। जबकि मैं डेमोनिक कल्ट से हूँ तो मेरे पास तो हिडन कार्ड तो रहेगा ही ना। ये बात सुन के उन सभी सोल्जर लोगों की तो फट जाती है। हीरो और भी ज्यादा डिविली से स्माइल करते हुए एक सोल्जर के पास आता है और कहता है, क्या बात है बाबू मोशाय, अब अच्छी बच्ची की तरह तुम अपनी स्पेस रिंग को मुझे दे दो, ये मेरा काम आ सकता है। ठीक है। और वहीं पर से बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज आता है। उसके बाद सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है वो फैमिली का रेजिडेंस, जिसके अंदर वो सभी जितने भी डिसेबल थे वो भाग के अंकल लिव के पास आ चुके थे और उनको बताता है हीरो के साथ क्या कुछ हुआ है कि नहीं। उन सभी का बातें सुनने के बाद अंकल लिव कहता है उन सभी से, तुम लोगों को ऐसे हीरो को छोड़ के आना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो भी हम लोगों की तरह बेबसी है, क्योंकि वो भी एक डिमोनिक कल्ट की डिसेबल है और हम भी है, तो ऐसे तुम लोगों को आना छोड़ के आना सच में सही नहीं हुआ है। ये सब कुछ जब बोलता है तभी अंकल लिव को कुछ सेंस होता है और उन सभी से कहता है, अरे कोई हमारी तरफ ही आ रहा है और उसका प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा भयानक है, उसका वारा जो मुझे उतना दूर से यहाँ तक भी सेंस हो रहा है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो मेरे लिए आ रहा है मुझे पकड़ने के वास्ते। अंकल लिव की ऐसे बातें सुन के कुछ डिसेबल कहता है, अंकल लिव हम भी आपके साथ लड़ाई करेंगे, ऐसा बोल के वो सभी भी प्रोटेस्ट करने लग जाता है। लेकिन अंकल लिव कहता है उन लोगों से चिल्लाते हुए, अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, तुम लोग ही हो जो कि हमारे कल्ट को रिबिल्ड कर सकते हो, अगर तुम में से हर कोई मर जाएगा तो कौन करेगा, इसका जिम्मा कौन लेगा, इसीलिए मैं अकेला इन सभी को रोकने वाला हूँ और तुम सभी यहाँ से भागो। तभी वहां पर वही कल्टीवेटर आ जाता है जो कि हीरो का पीछा कर रहा था, अंकल लू, और आके कहता है, ल्यू तुम यहाँ पे छुप के बैठे हो? राइचियस कल्टीवेटर को देख के सबसे बड़ा वाला एल्डर स्टूडेंट कहता है, चलो तुम सभी यहाँ से जल्दी जल्दी भागो, यहाँ पे रुकना मतलब अपना मौत को दावत देना, ये बोल के ही वो वहां से भाग जाता है। वो सभी वहां से भागते हुए सोचते हैं,
तो हर जगह से क्योंकि कल्टीवेटर्स आ रहा है, तो किस साइड से भागने में सबसे ज़्यादा आसानी होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसीलिए सीनियर ब्रदर कहते हैं चलो पीछे चलो, जहाँ पर पहले से ही सोल्जर है वहाँ पर अगर जाएंगे तो वहाँ से दूसरा कोई सोल्जर आने वाला नहीं है और शायद हम उधर से बच भी सकते हैं, जहाँ पे हीरो उन सभी सोल्जर के साथ लड़ रहा है। अपना फेथ को लक के ऊपर छोड़ के वो सभी एग्री होके वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और जहाँ पे हीरो लड़ाई कर रहा था उस साइड को चला जाता है। जब उन सभी पीछे जहाँ पे हीरो लड़ाई कर रहा था वहां पे पहुंचता है तो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जितने भी सोल्जर वहां पे उन लोगों को मारने के लिए आए थे उन सभी को किसी अननोन पर्सन ने मार दिया था। इसीलिए वो सभी घबरा रहा था और मोटा घबराते हुए कहता है सीनियर ब्रदर का क्या हुआ, जिसके साथ हीरो का झगड़ा चल रहा था। वो लड़का कहता है शायद वो सभी सोल्जर ने और वही जिसने अननोन पर्सन ने वो उसने मिलके हो शायद हीरो को मार दिया होगा और मार के मिट्टी में दबा दिया होगा, इसीलिए उसका बॉडी मिल नहीं रहा है, वरना उसका बॉडी तो दिखना चाहिए था ना। लेकिन हम लोगों को तो मालूम है इसे किसने मारा है। एनीवेज, ये बात सुनते ही मोटा लड़का उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है और तभी पीछे से वही सीनियर कहता है अरे इन सभी बातों को सोचने का अभी टाइम नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी एस्केप करो, चलो पहाड़ी के ऊपर चलते हैं जहाँ पर शायद हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो वो सभी वहां से निकल जाता है पहाड़ की तरफ। उसके बाद हमें सीन चेंज दिखाया जाता है 5 दिन लेटर, जहाँ पे माउंटेन्स के अंदर हमें दिखाया जाता है वो सभी डिसेबल एक जगह पे बैठा हुआ था और कुछ समय बाद अंकल ल्यू जो है वहां पे आ जाता है इंजर्ड लेके इंजर्ड बॉडी लेकर। कुछ डिसेबल जो है अंकल ल्यू को देख लेते हैं और कहता है अरे देखो अंकल ल्यू जो है वहां पर आ चुका है, लेकिन उसका बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में है, इसीलिए कोई जल्दी जल्दी आओ और अंकल ल्यू को ट्रीटमेंट करो। अंकल ल्यू ये सुनते ही कहते हैं बच्चों तुम लोग छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों की कोई बस की बात नहीं है और वैसे भी हल्की फुल्की चोट है, ये जल्दी ही हील हो जाएगा, लेकिन ये बताओ क्या तुम लोगों को हीरो मिला है। हर एक डिसेबल ना में जवाब देता है और सीनियर ब्रदर कहता है अंकल लियो हम लोग जब उधर से आ रहे थे तभी हम देखे कि उन सभी सोल्जर को किसी ने पहले से ही मार दिया था और उन सभी का लेवल जो था वो क्यू रिफाइनमेंट के 6th लेवल पर था। हीरो तो 4th लेवल पर था, इसीलिए वो तो उन सभी को मार नहीं सकता, किसी अननोन बंदे ने मारा होगा। इसीलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग के आ गए थे। अंकल कहता है शायद कोई मास्टर या फिर क्यू रिफाइनमेंट के 8 लेवल का कोई कल्टीवेटर आके उन लोगों को मार दिया होगा, कोई अफेंड किया होगा इसीलिए शायद मार दिया था। लेकिन अंकल लियो रिलीफ फील होके कहता है ये अच्छी बात है तुम में से कोई भी नहीं मरा, इसमें मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और बाकी रहा हीरो की बात, उन उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में ढूंढ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अगर जिंदा रहा तो ढूंढ लेंगे, मर गया तो दफना देंगे। लेकिन इन सभी तो वो सब के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन एक केव के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हीरो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसको तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा लूट मिल चुका है, बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन और उसके साथ साथ ब्लड फॉर्मेशन। इस वर्ल्ड के आने का ये मेन रीजन था इसी फॉर्मेशन के बारे में, और ये फॉर्मेशन जो है मुझे मिल चुका है। आज का दिन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी था, ये बात सोच के ही वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। तभी वो अपने पॉकेट से ब्लड मिरर को निकालता है और कहता है शायद मेरा मिरर अभी तक फुल रिचार्ज हो चुका होगा, ये बोल के ही मिरर को एक्टिवेट कर लेता है और पोर्टल ऑन करके ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। लेकिन उस जब ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है तो एक चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका ज़ॉम्बी और जितना भी ब्लड और रिसोर्सेज को एक साथ किया था उन सभी को किसी ने जला दिया या फिर वेस्ट कर दिया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है ये किसी ह्यूमन का काम है, ये आर्टिफिशियल लगाया गया है, क्योंकि ये किसी ज़ॉम्बी का काम नहीं है, ज़ॉम्बी कहीं पर भी आग लगा नहीं सकता, ये ज़रूर स्प्रिट डॉग गैंग का काम होगा। मैं इस वर्ल्ड के अंदर आके किसी के पीछे उंगली नहीं किया है, लेकिन ह्यूमंस मेरे पीछे आके उंगली कर रहा है, तो मैं उन लोगों को कैसे जाने दूं। ये बोलते ही वो टावर समन करता है और उसके अंदर से टावर टाइगर को समन कर लेता है और टाइगर को कहता है इसके आजू बाजू में जितना भी लोग देखे जो भी सस्पिशियस लगे उसको यहाँ पर पकड़ के लेके आओ। टाइगर गुस्से में रोर करते हुए वहां से बिजली की रफ्तार से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होके हमें 3 जने को दिखाया जाता है, एक लड़का, दो लड़का, एक लड़का और एक लड़की को बुली कर रहा था और कहता है क्या तुम्हें कोई खबर मिला है। वो लड़का कहता है सॉरी सर मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिला है।
तभी वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो फिर मैं तुमको खाना क्यों दे रहा हूँ जब तुम मेरा काम नहीं कर पा रहे हो? शायद तुमको निपटाने का समय आ चुका है। उसके बाद वो लड़का कहता है, तुम इस लड़की के बारे में टेंशन मत करना, इसका तो मैं एकदम मस्त ध्यान रखूंगा। लेकिन तभी पीछे से टाइगर आ जाता है और उस लड़के को सिर से पकड़ लेता है। वो सभी उसको देख कर ही कहता है, अरे ये तो हाई लेवल का ज़ॉम्बी है, वहां से भागो। और वो बोलते ही वो लड़का और लड़की वहां से भाग जाता है। तभी ये लड़का पीछे घूम के देखता है और कहता है, ब्रदर हु आपका ये कैसे हालत हो गया है, आप एक ज़ॉम्बी कैसे बन गए? लेकिन टाइगर उसके जवाब नहीं देता है और उसको पकड़ के सीधा हीरो के पास लेके जाता है। और हीरो उसको देखते ही कहता है, लिटिल टाइगर तुम तो बहुत ही अच्छे काम किए हो, इसीलिए ये लो रिवॉर्ड। उसका हिट पेट करता है। उसके बाद हीरो उस लड़के से सवाल करता है, यहाँ पर आग लगाया किसने है, क्या तुम्हारा काम है? वो लड़का फुल एटीट्यूड में कहता है, हाँ ये मेरा काम है, इसमें तेरा क्या? और तुम ब्रदर हु को ऐसे कैसे कमांड कर सकते हो? क्या इसका हालत का जिम्मा तुम हो क्या? लेकिन हीरो उन सभी को बात का इग्नोर कर देता है और कहता है, तुम्हारा जवाब कोई मीनिंगलेस है मेरे वास्ते। वैसे भी मैं इस वर्ल्ड के आने के बाद तुम जैसे किसी के पीछे उंगली नहीं किया, लेकिन देखो तुम लोग यहाँ पर आके मेरा कितना ज्यादा नुकसान कर दिए हो। क्या तुम वुल्फ डॉग गैंग के बंदे हो? तुम सभी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए हीरो कहता है, तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारा लीडर का नाम क्या है और उसका पावर क्या है और तुम लोगों का पर्पस क्या है। लेकिन वो बंदा जो है चुप रहने की कोशिश करता है। इसीलिए हीरो अपना एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम है सोल कैप्चरिंग आई। जब हीरो सोल कैप्चरिंग आई को यूज करता है तब वो लड़का अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है। इसका नाम हाउ वांग है और ये झाऊ का एक पर्सनल गार्ड भी है। और वो कहता है, हम लोग रहते हैं यही थोड़ी दूर आगे एक होटल के अंदर, और जी हम लोगों ने ही इस जगह में आग लगाया था क्योंकि हमारा बॉस जब इस जगह पर आया था तब देखा अब ज़ॉम्बियों को बंद के रखा गया और ब्लड को ड्रम के अंदर भर के रखा गया था। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और गुस्से में सब कुछ जला दिया था। तो इस लड़के को हम बाऊ कह के बुलाएंगे, ठीक है? तो हीरो बाऊ से पूछता है, अभी तुम अपने जो टीम कैप्टन है उसके बारे में मुझे डिटेल्स दो, उसके पास कैसे पावर है और वो कैसे अवेकनर्स है। तो बाऊ कहता है, वो एक समनर है जो कि वुल्फ को समन कर सकता है। अभी उसके पास करंट वुल्फ है 3, जिससे कि वो उन लोगों को ऑर्डर देता है और इसीलिए इस जगह पे वो बॉस है। क्योंकि हम सभी अवेकनर्स नहीं है और अवेकनर्स की गिनती बहुत ही कम है इस। तो ये सब सुनने के बाद हीरो बाऊ से एक और क्वेश्चन करता है, क्या तुम ह्यूमंस को मारने में एंजॉय करते हो या फिर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हीरो का ऐसा क्वेश्चन सुन के बाऊ जो है इविल स्माइल करने लग जाता है और फुल क्रेजी मोड में चला जाता है और कहता है, जब से इस वर्ल्ड के अंदर ज़ॉम्बी आना अफेयर होना स्टार्ट हो गए थे तब से हमें ना चाहते हुए भी इंसानों को मारना पड़ता है रिसोर्सेस के लिए। लेकिन जब मैं उन लोगों को मारता हूँ तो सच में मेरे अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फीलिंग्स निकलता है। इसीलिए मैं उन लोगों को मारना एंजॉय करता हूँ। और ख़त्म होने के बाद वो क्रेजी मूड में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हँसता है। इसीलिए हीरो टाइगर को बुलाता है और उसको पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। टाइगर उसको पकड़ते हुए वही मेडिसिन के अंदर डुबा देता है, जिसके अंदर टाइगर सबसे पहले डूब के एक भयानक ज़ॉम्बी बन चुका था। बाव को उसके अंदर जब डुबा देता है तो बाव थोड़ी देर बाद उसके अंदर से निकल आता है। तो उसके चेस्ट के अंदर एक गोल्डन ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है और उसके पीठ के ऊपर स्पाइक निकल के आ रहा था और वो देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और खतरनाक लग रहा था। इसका ऐसा रूप देखते हुए हीरो उसका स्टेटस चेक करने लग जाता है और ये होता है मीडियम ग्रेड क्राफ्ट्स जो कि लेवल 3 का है और इसका स्किल फायर को कंट्रोल करना। उसका सेकंड वाला ज़ॉम्बी इतना पावरफुल होगा ये सोचा नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके कहता है, ये तो सच में टाइगर से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बाव मेडिसिन से नीचे उतरते हुए इन हीरो के बाजू में आके रुक जाता है। ये देख के टाइगर को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन दोनों के अंदर चूहे बिल्ली की झगड़ा लग जाता है। हीरो उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है, ये दोनों सच में अब मेरा बड़ा हेडेक बनने वाला है क्योंकि ये दोनों अभी मेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी उन दोनों को रोक देता है और हीरो कहता है, तुम दोनों अभी उसी वक्त ही रुक जाओ और चलो स्पिरिट डॉग गैंग के ऊपर हमला करने जाएंगे। लेकिन हार मत मानना, मेरा इज्जत इसके ऊपर दाव में लगा हुआ है।
हीरो का ऐसा ऑर्डर सुनने के बाद वो दोनों एकदम रेडी हो जाता है और वो सभी वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हमें सीन चेंज दिखाया जाता है और हमें कुछ लॉन्डो को दिखाया जाता है जो कि कार्ड गेम खेल रहा था, और उसके बाद हीरो वहां पे आ जाता है उन लोगों को पुंगी बजाने के लिए। हीरो और उन दोनों को देखते हुए एक लड़का कहता है, और तुम तीनों यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और तुम लोगों को क्या चाहिए? हीरो एकदम एटीट्यूड के अंदर कहता है, मैं स्पिरिट डॉग गैंग का न्यू कमांडर यानी बॉस हूँ। हीरो की ऐसी बात सुन के वो लोग गुस्सा हो जाता है और हीरो से कहता है, तुम क्या नाप शनाप बकने लग गए यहाँ पर? इसलिए वो सभी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है हम लोगों का बॉस बनने के लिए। तो अच्छा ही होगा तुम दो तीनों यहाँ से चले जाओ। हीरो जब उन लोगों की ऐसी बात सुनता है, इस उसी वक्त ही वाव को उन लोगों की तरफ भेज देता है। वाव गुस्से में उन लोगों के ऊपर रश कर देता है और एक आदमी के कंधे के ऊपर वाइट करके उसका मांस जो है वो खींच के लेके आ जाता है। बाऊ का इतना खतरनाक साइड देख के वो सभी लोग डर जाता है और हीरो उन लोगों से कहता है, तुम लोग देख सकते हो मेरा ये पार्टनर कैसे क्या कर सकता है, इसीलिए तुम लोगों की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम अपने बॉस को बुला लो वरना सोच सकते हो तुम्हारा क्या हालत हो सकता है। इसीलिए वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हीरो से कहता है, रुको रुको हम लोगों को कुछ मत करो, हम लोग अभी हमारे बॉस को बुला रहा हूँ। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है झाओ वहां पे आ जाता है। आते ही हीरो से कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए भाई? झाओ जब हीरो से क्वेश्चन करता है तो हीरो का नजर झाओ के ऊपर जो ऑरा निकल रहा था उसके ऊपर जाता है और मन में सोचता है, ये सच में पावरफुल है, लेकिन मैं अगर इसे ज़ॉम्बी बना दूं तो शायद ये बहुत ही हाई क्वालिटी ज़ॉम्बी बन सकता है। हीरो ये सब कुछ बातें अपने मन में सोच रहा था, तभी झाओ का नज़र जब हीरो के ऊपर पड़ता है तो उसका भी पावर उसको सेंस होता है, बहुत ही खतरनाक हो रहा था, इसीलिए वो सोचता है हीरो के साथ दुश्मनी मोड़ लेना उसके लिए महंगा पड़ सकता है, इसीलिए उसके साथ कैसे भी करके नेगोशिएशन करे तो अच्छा रहेगा। झाओ हीरो से पोलाइटली कहता है, ब्रदर आपको क्या चाहिए मेरे से? हीरो जब झाओ की ऐसे बातें सुनता है तब कहता है, हाँ मुझे कुछ चाहिए, जबकि तुमने मेरे ज़ॉम्बी और मेरे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया या फिर जला दिया है, इसीलिए मुझे कॉम्पेंसेट करो। झाओ कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं आपके लिए अलग से एक शॉपिंग मॉल ढूंढ के दूंगा, इससे मेरे कोई परेशानी नहीं होगा। अब ठीक है ना? झाओ तो सोच रहा था उसका नेगोशिएशन बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन हीरो के मन के अंदर तो कुछ और ही था। हीरो कहता है, तुम लोग इस पूरे सिटी को कंट्रोल करते हो ना, इसीलिए मुझे पूरा स्पीड टोकन चाहिए। जाओ हीरो की ऐसी बातें सुनते हुए कहता है, तू मेरे स्पिरिट डॉग गैंग के ऊपर आंख डालेगा रे? रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये बोलते ही वो अपने जितने भी वुल्फ था वो हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और कहता है, तुम सभी इसके ऊपर अटैक करो और इसे नोच नोच के मार दो। तभी वो सभी वुल्फ हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जब वो सभी वुल्फ हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था तब हीरो मन में सोचता है, इस वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल हंटर्स या फिर अवेकनर्स है उन सभी का पावर जो है मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी एवरेज कल्टीवेटर है उन लोगों की तरह है। अगर थोड़ा सा भी पावरफुल कल्टीवेटर इस वर्ल्ड के अंदर आ जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर रोल और राज कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं वुल्फ के लिए उसने एक छोटा सा बैरियर जो है अपने चारों तरफ लगा लिया था, जो जिसके ऊपर से गोल्डन कलर का ऑरा निकल रहा था। उसके बाद जब वो सभी वुल्फ आके उस बैरियर के ऊपर हमला करता है तो उन सभी वुल्फ का दांत एक एक करके गिर जाता है और एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम सभी बच्चों का काम नहीं है, छोड़ दो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है झाओ जो है बहुत ही ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे बाव आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब वो अटैक लगने ही वाला था झाओ का, वुल्फ आके वो अपने ऊपर ले लेता है और वही वुल्फ वहीं पर ही मर जाता है। जब वो वुल्फ मर के गिर जाता है तभी स्पीड डॉग गैंग के जितने भी मेंबर थे वो सभी बाव को देख के पहचान लेते हैं और कहता है, अरे ये तो ब्रदर बाव है। तभी जाओ की नजर वाव की तरफ जाता है और गौर से देखते हुए पहचान लेता है वो भी और कहता है, सच में ये तो ब्रदर बाव है और जो हीरो के पीछे है वो तो ब्रदर हु है, लेकिन ये सभी ज़ॉम्बी कैसे बन गया? ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है। बेहद अच्छा उन सभी को देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अपने बुल्स से जल्दी जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लेकिन हीरो कहता है, क्या तुम सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो या फिर तुम पागल हो जो कि इस मंजर को देख नहीं पा रहे हो? और हम देखते हैं वुल्फ जो है वो सभी हीरो के सामने घुटने टेक चुके थे ऑलरेडी। बेहद अच्छा उसके वुल्फ जो है वो हीरो के सामने घुटने टेक चुके हैं, इसलिए अपना गन निकल के कहता है हीरो से, मैं तुम्हें अपना वुल्फ और
स्पिरिट डॉग गैंग को लेने नहीं दूंगा और तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। ये बोलते ही वेदा झाओ अपना गन से फायर कर देता है 3 बुलेट, और 3 बुलेट स्लो मोशन में दिखाया जाता है हीरो की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी रेड बाहर निकल के आते ही उन सभी बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखते ही वेदा झाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज तुम चाहे तो वुल्फ भी रख लो और उसके साथ स्पिरिट डॉग गैंग को भी रख लो, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। हीरो झाऊ का ऐसा गिड़गिड़ाती हुई शक्ल को देखते हुए हंसते हुए तुम बाव को कहता है, तुम जाके एक रस्सी लेके आके झाऊ को एक रस्सी से बांध दो, और टाइगर को ऑर्डर देता है, तुम इन 2 वुल्फ को अपने अंडर में रख लो और इनका देख रेख तुम ही करोगे। और वो 2 ज़ॉम्बी उन दोनों काम के लिए रेडी हो जाता है और काम पे लग जाता है। तभी हीरो घूम के कहता है, और तुम सभी स्पिरिट डॉग गैंग के बंदे तुम क्या करने वाले हो। ये जब बोलता है तभी स्पिरिट डॉग के जितने भी बंदे थे वो सभी हीरो के सामने घुटने टेक देता है और कहता है, बॉस। हीरो ये मंजर देखते ही हंसता है और कहता है, तुमको पता है तुम कैसे दूसरे के सामने घुटने टेक के अपने आप को बचा सकते हो, तुमको सिचुएशन के बारे में मालूम है। आई लाइक इट मैन्स। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झाओ जो है हिमसी को हीरो को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये अपोकलिप्स कैसे स्टार्ट हुआ और नहीं, और कैसे हर कोई बना अवेकनर। तो सबसे पहले एक दिन रेड मून का नाइट था और साइकिक पावर आसमान से उतर रहे थे, जो भी इस पावर को हैंडल नहीं कर पाया वो सभी बन गए खूंखार ज़ॉम्बी, और जो कोई भी इन सभी साइकिक पावर में से थोड़ा बहुत साइकिक पावर अपने अंदर ले लिया वो बन गया अवेकनर, जो कि अलग अलग पावर को अवेकन किया, और इन सभी को लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 से लेवल 9 तक। और अभी हम जिस सिटी के अंदर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये तो सबसे छोटा वाला सिटी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो तुम्हारे अंडर है वो है स्पिरिट डॉग गैंग, और दूसरा है ब्लैक सिक्योरिटी फ्रंट लाइट। और इसीलिए हम लोगों के अंदर हमेशा झगड़ा लगा पड़ा रहता है, और पहली बार मैंने सोचा था तुम स्पिरिट ब्लैक सिक्योरिटी फ्रंट लाइन के कोई बंदे हो गए, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर पहले चार्ज किया था फाइट करने के लिए, लेकिन तुम तो निकले कोई और। ब्रदर प्लीज, मैंने जितना कुछ मुझे मालूम था मैंने तुमको बता दिया, इसलिए मुझे मत मारना। अगर तुम्हारे पास कोई डिमांड है तो मुझे बता सकते हो, मैं वो डिमांड को फुलफिल कर सकता हूँ, शायद कोशिश करूंगा। तभी हीरो सोचते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे एक चीज़ पे इंटरेस्ट है, वो है तुम्हारी बॉडी। ये सुनते ही वेदा झाओ बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है, वैसे तो मेरे को कोई लड़कों को ऊपर शौक नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो मैं इसके लिए भी रेडी हो सकता हूँ, ठीक है। हीरो ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हकला जाता है और कहता है, अरे मेरी बोलने का मतलब ये नहीं है। हीरो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बाऊ से कहता है, बाऊ तुम इसे लेके जाओ और इसे मेडिसिन बात के अंदर डाल दो। जाओ कुछ समझ नहीं पाया मेडिसिन बात वो क्या है, लेकिन बाऊ जो है झाऊ को पकड़ के वहां से लेके जाता है, और झाऊ चिल्ला चिल्ला के कहता है, ब्रदर आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये क्या है। लेकिन हीरो उसकी बातों का कौन सा भी रिप्लाई नहीं देता और फूड खाते हुए कहता है, सच में यार मैं इस वर्ल्ड के खाने को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि मैं जब मुलिन वर्ल्ड में गया था तो इस वर्ल्ड के खाने को इतना ज़्यादा मिस किया तो बोलने की बात ही नहीं है। ये तो भला हो उस मिरर का जो कि मुझे वापस से इस वर्ल्ड के अंदर ला दिया और मैं इस फूड को खा रहा हूँ, सच में इस फूड की कोई जवाब नहीं, ये लाजवाब है। वाह। फिर सीन चेंज होके हीरो जो है खाना खाते हुए शॉट के ऊपर उड़ते हुए जा रहा था, और उसका एक ही मोटिव था, वो एक जो ऐसा प्लेस ढूंढने का जहाँ पे ज़ॉम्बियों का मेला लगा हो। इसीलिए वो निकल पड़ता है अपनी कल्टीवेशन की मदद से उड़ते हुए एक ज़ॉम्बी प्लेस ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसका नजर जाता है एक टेरेस के ऊपर जहाँ पर तीन तीन आदमी जो है एक टेरेस के ऊपर उठ के दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन लोगों के पीछे ज़ॉम्बी लग गए थे इसीलिए। और हमें उन तीनों में से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड था और वो सफेद ड्रेस पहन के रखा था, और ये कहता है, तुम दोनों मुझे छोड़ के चले जाओ, और मैं वैसे भी तुम लोगों के ऊपर बर्डन हूँ एक, और वैसे भी मैं एक बूढ़ा पर्सन बन चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर तुम ऐसा तो मत बोलो, तुम ही हो जो ह्यूमैनिटी के आखिरी होप हो, अगर मैं तुमको ऐसे छोड़ दूंगा तो ह्यूमैनिटी जो है कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। और वैसे भी हमने ब्लैक फ्रंट सिक्योरिटी गार्ड को वाटर सिग्नल पहुंचा दिया है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं मदद के लिए।
कर रहे थे तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी आके उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज़ उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन कहीं पर से एक तलवार आके उन सभी को काट देता है पीसेस में और हीरो नीचे उतारते हुए कहता है, सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिसअप है यार, क्या बात है। कुछ देर बाद हीरो को थैंक्स कहता है डॉक्टर, लेकिन जब हीरो आसमान से उतरता है और डॉक्टर की तरफ देखता है, डॉक्टर को कहता है, वो तुम्हारे बैग के अंदर क्या है जिसके अंदर से इतना वारा निकल रहा है और जिसके लिए ये सभी ज़ॉम्बी पागल होके इस बैग के पीछे पड़ा हुआ है। ये बोलते ही रेड के मदद से उस बैग को अपनी तरफ ले लेता है। डॉक्टर घबराते हुए हीरो को सेवियर कह के बुलाता है। सेवियर उसके अंदर एक कोर है जो कि बियर मोस्टर के अंदर से निकाला गया है, जो कि म्यूटेंट हो गया था। हीरो जब उस बैग को ओपन करता है तो उसके अंदर से जो कोर निकलता है उसको देखते हुए कहता है, क्या इस चीज के लिए सभी अपना जान देने के लिए भी तैयार है? अरे ये तो बेकार है मेरे लिए, क्योंकि इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है ये तो पूरा बेकार है। मुरीम वर्ल्ड के अंदर जो लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन रहता है वो इससे भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। हीरो जब अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी डॉक्टर पीछे से कहता है, सेवियर आप प्लीज इस कोर को हमारे हवाले में कर दो, क्योंकि ये कोर जो है ये ह्यूमैनिटी का लास्ट होप है, क्योंकि इसको हम एग्जामिन करेंगे उसके बाद इसकी मदद से हम वेपन बनाएंगे जिससे ह्यूमैनिटी को एक लास्ट होप मिलेगा और हम इस ज़ॉम्बी सभी को डिफीट करने में शायद कामयाब होंगे, तो प्लीज गिव मी दैट। हीरो जब डॉक्टर की ऐसे बात सुनता है तो उस कोर को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, अरे लियो तो यार तुम्हारा ये चीज मेरे वास्ते ये पूरा बेकार है। उसके बाद हीरो जो है उस बॉडी गार्ड दोनों की तरफ नजर फिराता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम लोग मिलिट्री से हो? तो वो दो सोल्जर हाँ में जवाब देता है। वैसे तुम दोनों अकेले हो या फिर कोई और भी है? वो दोनों कहते हैं, हाँ वैसे तो हम दोनों ही है, लेकिन हमने इस एरिया को गार्ड करने के लिए ब्लैक फ्रंट सिक्योरिटी गार्ड को भी हम लोगों ने सिग्नल दिया था और वो लोग कभी भी आ सकता है हम लोगों को मदद करने के लिए। तभी डॉक्टर उन लोगों की बातों के अंदर घुस जाता है और हीरो से कहता है, सेवियर क्या तुम हम लोगों को हेल्प कर सकते हो जब तक वो लोग आ ना जाए? हीरो कुछ देर बाद सोचता है उन लोगों की बातों के ऊपर और कहता है, हाँ मुझे एक चीज चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? तो डॉक्टर कहता है, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बोलोगे कोई भी गंदी काम करने के लिए तो हम उस चीज को करने वाला नहीं है, अगर तुम दूसरा कोई काम बोलोगे तो उसमें हम लोगों का हाँ है। हीरो उन लोगों से कहता है, फिक्र मत करो यारो, तुम्हारा काम जस्ट इतना ही रहेगा, तुम लोग इस टेरिस के ऊपर रहोगे और उन सभी ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है। ये बात सुनने के लिए वो सभी तैयार नहीं थे और डरते हुए कहता है मन में, पहले तो हम ज़ॉम्बियों से भाग रहे थे, अभी इन लोग ये कह रहा है कि उन लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, ये कैसी बात है यार। हीरो उन लोगों की सोच को समझ लेता है और कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने एक तालिस्मान जो है वो दरवाजे के ऊपर लगा दिया है जिसको तोड़ के ये लोग कभी भी तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता है, जस्ट तुम लोगों को यहीं पर ही वेट करना पड़ेगा जब तक मैं आ रहा हूँ। जाते हुए उन सभी से कहता है, तुम लोग मेरे लिए वेट करो, मैं एक छोटा सा काम निपटा के आ रहा हूँ इसी वक्त। तब तक तुम सभी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हीरो थोड़ा सा आगे जाकर वही ब्लड फॉर्मेशन को निकाल लेता है और बिल्डिंग की चारों तरफ लगा लेता है और कहता है, सच में यार मेरा किस्मत आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ा और जो काम मैं करने के लिए सोच ही रहा था वो काम इन लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो मॉन्स्टर कोर है उस कोर के लिए चारों तरफ से जितने भी ज़ॉम्बी थे वो इस जगह पे आके इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज़ है और इससे मेरा ही फायदा हो रहा है। किसी भी तरफ से देखो फायदा ही फायदा है यार। काम कर लेने के बाद वो उन लोगों के पास जाता है और कहता है, तुम लोगों के काम हो चुका है ऑलरेडी, अब चलो दूसरे टेरेस पे चलते हैं। डॉक्टर को उसकी बात सुन के कहता है, चलो सेवियर तुम जहाँ बोलोगे हम लोग वहीं पर जाएंगे, लेकिन पीछे से जो दो बॉडीगार्ड थे वो लोग कहते हैं, डॉक्टर क्या हम इस बंदे के ऊपर यकीन कर सकते हैं क्या? डॉक्टर उन दोनों को समझाते हुए कहता है, अगर देखो इनके लिए हम तो एक चींटी समान है, क्योंकि ये चाहे तो हम लोगों को कभी भी मार सकता है, वो भी बेझिझक। इसीलिए हम लोग इसके ऊपर आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। हीरो भी डॉक्टर की बातों में हाँ मिलाता है और कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ये बोलते ही वो अपने अंदर से रेड को निकालता है और उन तीनों को अपने अंदर जकड़ लेता है। उसके बाद उन तीनों को उधर से उठा के लेके चला जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर छोड़ देता है और कहता है, यहीं पर ही हम लोगों का डील जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, अभी तुम उस सिक्योरिटी गार्ड वाले को बुला सकते हो, इसमें मैं कोई भी मदद कर नहीं सकता आप लोगों को।
जब हीरो वहां से जाने लगता है तभी पीछे से डॉक्टर बुलाता है, सेवियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तभी हीरो पीछे घूमता है और देखता है डॉक्टर ने उसको बुलाया है, तो उसको वो बोलता है, माय नेम इज चू शेंग। डॉक्टर हीरो को प्रॉपरली थैंक्स कहता है उन लोगों को सेव करने के लिए। तभी हीरो वहां से चले जाता है और डॉक्टर पीछे में उन लोगों को कहता है, इस छोटी सी शहर के अंदर एक एंशियंट टाइम का कल्टीवेटर है। ये इंफॉर्मेशन हमें हेडक्वार्टर को जल्द से जल्द देना पड़ेगा। और उसके बाद सीन चेंज होके हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग के पास आके कहता है, फॉर्मेशन अलाइव एक्टिवेट। और जब हीरो ये बात बोलता है तभी फॉर्मेशन ग्लो करने लगता है रेड कलर से, और चारों तरफ जितनी भी ज़ॉम्बी थे वो सभी के अंदर में से रेड एनर्जी निकलने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके सिकुड़ने लग जाता है। और वो सभी एनर्जी ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा था और उन सभी में से रेड फिल ब्लड फिल निकल आता है। हीरो के सामने इतना ज्यादा पिल होने के कारण वो साला सटिया जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, इतना सारा पिल और रिसोर्सेस में तो अभी क्यू रिफाइनमेंट के 9 लेवल तक भी पहुंच सकता हूँ। वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया। जब वो खुशी हो रहा था तभी एक चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने गोल्डन कलर का फ्लावर खिल रहा था। और वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि यह है हेवन का ब्लेसिंग, गुड कर्मा पॉइंट। जबकि हीरो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, उसके लिए तो ये कर्मा पॉइंट आना एक तरफा ना के बराबर है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी वो सभी एलाइनमेंट तभी वो सभी गुड कर्मा पॉइंट हीरो के अंदर चला जाता है और हीरो को इलाइटमेंट मिलता है। और वो कहता है, मेरे को सिर्फ इलाइटमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ मेरा एज भी बढ़ रहा है। एज बढ़ रहा बोले तो उसका पकड़ लो, एक तरफा 1 साल उम्र है तो 2 साल एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ऐसा बोलने का मतलब है। तभी हीरो बोल रहा था, ये एलाइटमेंट के लिए शायद गुड कल्टीवेटर्स हम लोगों को हंट करता है और अच्छा काम करते रहता है, क्योंकि एलाइटमेंट से उन लोगों को एज भी अच्छा खासा बढ़ जाता है और उन लोगों को दुनिया का ज्ञान भी मिलता है। और उसके अलावा डिमोनिक कल्ट के किसी को अभी तक एलाइटमेंट या फिर कर्मा पॉइंट मिला नहीं होगा। अब मैं ही हिस्ट्री में पहली बार है जो डिमोनिक कल्टीवेटर को एलाइटमेंट मिला है और मैं ही वो फर्स्ट इंसान हूँ। ये सभी कहने के बाद वो कुछ सोचता है और कहता है, उसको समझ में आता है कि ये जितनी भी सोल जॉम्बियों को मारा है इसके लिए उसको गुड कार्मा पॉइंट मिला है, इसीलिए उसका रीजन तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि उसका फर्स्ट रीजन था जॉम्बियों को मारना और धीरे धीरे करके लेवल अप करना, लेकिन उसका अभी इमोशन, उसका जो गोल है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। एलाइटमेंट भी पाना है, उसके साथ साथ एज भी बढ़ाना है और जॉम्बियों को मार के हेवन तक रीच करना है, इमॉर्टेलिटी तक। इसीलिए वो कहता है, अभी तो मैं 1 मिलियन नहीं बिलियंस तक ज़ॉम्बियों को मारूंगा, मार के एलाइटमेंट लूंगा हेवन की तरफ से। और मैं ही वो अकेला पर्सन हूँ जो ये काम कर सकता है डिमोनिक कल्ट के अंदर में से। इसीलिए वो जितना खुशी हो सके अभी मना रहा है। और यहीं पर ही ये वीडियो एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगली एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, एक कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं दूसरा एपिसोड लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय टाटा एंड सी यू नारा एनिमे लवर्स, मांगा लवर्स, ट्विंस, बाय बाय।